मिमोसा हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा से जुए में सब कुछ हार जाता है, अपने कपड़े तक हार जाता है। एंड चार्मी हमेशा की तरह ठूस रही होती है। एंड इधर दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, डंजन मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है जिसके अंदर लोग खजाना यानी कि ट्रेजर छुपा कर रखते हैं। एंड अंदर बहुत सारे ट्रैप्स भी होते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। मार्क्स विजिट किंग से कहता है, सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उस डंजन के बारे में, और मुझे ये भी पता है कि हमें किसको उस मिशन पर भेजना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्ना फायर। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन स्नो। नहीं, ये चिड़िया है, कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रख देते हैं दारू। दारू कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की जरूरत क्या है? ये मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसको मारने लगती है कि नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखना है मुझे। लेकिन फिर लक बोलता है क्यों ना हम लोग इसका नाम मैरो रख दें। एंड इस चिड़िया को भी ये नाम पसंद आता है एंड इस चिड़िया का नाम मैरो पड़ जाता है। तभी वहाँ पर फिनरल के साथ यामी आ जाता है और सारे लोग यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है हमारे किंगडम में एक नया डंजन मिला है। क्या? एक नया डंजन? वाओ, एक नया डंजन। लेकिन वो होता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं है डंजन क्या होता है तो तुमने वाओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डंजन को एक्सप्लोर करने। यामी सर, मैं जाना चाहूंगा। हाँ आस्था, तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि विजिट किंग खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विजिट किंग? लगता है विजिट किंग सर को मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ। एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद वो मुझे विजिट किंग बना देंगे। याहू। नोएल, तुम भी आस्था के साथ जाओ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम दोनों के साथ जाएगा लक, इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर, लेकिन वहाँ पर हम पर कोई अटैक तो करेगा ना हमें जान से मारने के लिए? नोएल मन में सोचती है नहीं, इस पागल के साथ नहीं जाना चाहती मैं, जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। लेकिन आखिरी में ये तीनों फिनरल के साथ उस डंजन के पास आ जाते हैं जिसे इन लोगों को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रेजर को ढूंढना है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। आस्था, नोएल और लक उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं एंड नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल ध्यान से चलना, गिरना मत। चुप रहो गधे, मुझे मत सिखाओ। भूलो मत मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। एंड तभी नोएल फिसल के गिर जाती है एंड उनके लैंप को तोड़ देती है। लेकिन इस लक को अंधेरे में भी दिखता है एंड उसके साथ ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे लक अपने आप ही सारे के सारे ट्रैप्स फोड़ रहा होता है मजे के लिए एंड आस्था सबको खत्म कर रहा होता है। एंड लक अपने मैजिक से पूरे के पूरे डंजन को स्कैन मारता है एंड तभी उसे पता चलता है कि उन लोगों को कोई चुपचाप देख रहा है, वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। एंड लक आस्था नोएल से कहता है तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया। एंड वो अपने मैजिक से उस आदमी के पीछे निकल जाता है जो उन लोगों को चुपचाप देख रहा था। ये कहाँ चला गया हम दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़ के? मुझे पहले से ही पता था यामी सर गलत कर रहे हैं इसको हमारे साथ भेज के। लेकिन तभी नोएल रियलाइज करती है कि वो और आस्था तो अकेले हैं एंड नोएल को तो आस्था थोड़ा पसंद है तो वो थोड़ा शर्मा कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो एक बहुत ही बड़े ट्रैप पे पैर रख देती है एंड उसके सामने एक कार्निवोरस प्लांट निकल आता है जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था नोएल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन आस्था को भी वो पकड़ लेता है एंड इन दोनों को ये पेड़ खाने वाला होता है। लक इधर इस आदमी का पीछा कर रहा होता है और नोएल आस्था की जान खतरे में होती है। आस्था सोचता है कि वो क्या करे, उसे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से कुछ अटैक्स आते हैं जो आस्था और नोएल को बचा लेते हैं और उस प्लांट को भी खत्म कर देते हैं। नोएल सोचती है कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किसका है। फिर इधर हम यामी को देखते हैं जो कहता है अच्छा हाँ याद आया, मैं तो आस्था को बताना ही भूल गया कि उसके साथ कुछ गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी रहेंगे। एंड अब तो तुम लोग समझ गए होगे कि आस्था को कौन आया होगा बचाने। जी हाँ, कोई और नहीं, उसका भाई यूनो। हमारा हिसाब बराबर हुआ आस्था, तो तुम हो यूनो और ये दोनों नीचे आकर आस्था और नोएल से मिलते हैं। क्लॉस बोलता है हाँ, मुझे लगा ही था इतने वीक से ट्रैप में ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड का ही कोई मेंबर फंसा होगा। ये आपके चेहरे पे कुछ लगा है, मुंह नहीं धोया क्या आपने? ओए लड़के, तमीज से बात करो मुझसे, मैं गोल्डन डॉन का सीनियर मेंबर हूँ, मेरा नाम है क्लॉस और मैं एक नोबल फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एंड इधर मिमोसा नोएल से मिलती है एंड ये दोनों बहनें होती है एंड इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती आपस में। हाँ, कैसी हो नोएल, तुम्हें तो काफी दिक्कत हो रही होगी, मैंने सुना है ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर थोड़े पागल हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्योंकि मैंने सुना है गोल्डन डॉन में सबके सब बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम तो सबके लिए एक बोझ बन गई होगी क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं, मेरा मैजिक तो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है गोल्डन डॉन के लिए। विलियम सर ने खुद मुझसे कहा था। तुम्हारा क्या हाल है? निशाना ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ, अब ठीक हो गया है। एंड ये दोनों ऐसे एक दूसरे को ताना मार रही होती है और आस्था और क्लॉस आपस में लड़ रहे होते हैं। अच्छा हाँ, याद आया, तुम्हारे साथ तो कोई एक और भी होना चाहिए था ना, कहाँ है वो? कहीं डर के भाग तो नहीं गया तुम लोगों को अकेला छोड़ के? जिसपे आस्था और नोएल कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि लक कहाँ पर गया है। एंड इधर लक इस आदमी का पीछा कर रहा होता है जो बहुत तेज भाग रहा होता है। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड से, जिनका कैप्टन खुद किसी काम का ना हो, बस पूरा दिन सिगरेट पीने और जुआ लड़ने के अलावा कुछ करता ना हो, उसकी टीम से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओए चश्मेश, ज्यादा बोल मत, देखना ब्लैक बुल्स तुम्हारी स्क्वाड से पहले इस डंजन के ट्रेजर को ढूंढेगी। सपने में पहले अपने टीममेट को तो ढूंढ लो, उसके बाद ट्रेजर को ढूंढना। चलो यूनो और मिमोसा। एंड फिर यूनो, मिमोसा और क्लॉस निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने। आस्था नोएल से कहता है जल्दी चलो, हम हार नहीं सकते इन सबसे। एंड ये दोनों
दोनों भी निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने, लेकिन इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। तभी मैरो उड़ती है और इन लोगों को बता देती है, लो ये रास्ता है, चलो निकलो यहाँ से। एंड ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं विज़र्ड किंग को एक सोल्जर बताता है कि डायमंड किंगडम ने भी कुछ मैजिक नाइट्स को डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है। लेकिन क्यों? जब वो डंजन क्लोवर किंगडम में खुला है तो डायमंड किंगडम के लोग क्यों आए? सर, हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। चिंता मत करो मार्क्स, मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को उस डंजन में भेजा है, सब ठीक होगा। एंड विज़र्ड किंग ने बिल्कुल सही कहा होता है, क्योंकि लक ने इधर अकेले ही सारे के सारे डायमंड किंगडम के मैजिक नाइट्स को हरा दिया होता है। एंड सिर्फ एक आदमी बचा होता है जिसका नाम लोटस होता है। तो मैं देख सकता हूँ तुम काफी स्ट्रांग हो बच्चे, तुमने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे चेलों को हरा दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेले बहुत वीक थे। तुम तो स्ट्रांग हो ना, क्योंकि मैं अभी किसी स्ट्रांग आदमी से लड़ने के लिए मर रहा हूँ। हाँ, मैं स्ट्रांग तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरा लड़ने का मन नहीं अभी। लेकिन तभी लक इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपना मैजिक दिखाता है, जो कि होता है स्मोक मैजिक। तो तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है एंड तुम्हारी रोप से मुझे पता चल रहा है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं बता दूं कि मैं आज तक सिर्फ एक आदमी से ही फाइट में आ रहा हूँ, जो कि तुम्हारा कैप्टन यामी है। कोई बात नहीं, आज तुम दूसरी बार हारोगे, अब आओ लड़ो ना मुझसे। लेकिन तभी अचानक से लक को कुछ अजीब सा लगता है। लगता है मेरे पॉइजन ने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। असल में इस पूरे टाइम लोटस हवा में अपनी मैजिक से एक पॉइजन रिलीज कर रहा होता है, जिससे सामने वाले की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और सामने वाले को चक्कर भी आते हैं। एंड उस मैजिक की वजह से लक को भी चक्कर आने लगते हैं एंड वो वहाँ पर गिर जाता है। अब तुम आराम करो बच्चे, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। एंड ये कह के लोटस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लक दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट होता है। कैसे? आखिर ये बच्चा अभी भी इतना तेज कैसे है? जिसपे लक बोलता है, मेरे पास लाइटनिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद लाइटनिंग हूँ, और तुम बिजली को कितना भी स्लो कर लो, आखिरी में वो रहेगी फास्ट ही। एंड तुम जा कहा रहे हो? अभी तो हमारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। एंड इधर हम देखते हैं क्लॉस, मिमोसा और यूनोस डंजन के ट्रेजर गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उस डंजन का ट्रेजर रखा है। लेकिन तभी अचानक से लोटस का लीडर मिमोसा को पीछे से इंजर्ड कर देता है। कौन हो तुम? सामने से हटो मेरे। इस लड़के का नाम मार्स होता है एंड ये डायमंड किंगडम का प्रिंस होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड इसके पास डायमंड मैजिक होता है। मिमोसा अपने आप को हील करने लगती है। यूनो और क्लॉस साथ में से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये अकेला इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। क्लॉस यूनो से बोलता है, यूनो जल्दी मिमोसा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसको रोक कर रखता हूँ, लेकिन आप अकेले इसके सामने नहीं टिकोगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता हूँ इसके सामने मैं नहीं टिकूंगा, ना तो हम दोनों साथ में इसके सामने टिकेंगे, लेकिन अभी हमें मिमोसा को बचाना होगा। तुम जल्दी से मिमोसा को यहाँ से लेके निकलो और वापस बैकअप लेके आना। हम इस डंजन के ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथ में नहीं लगने दे सकते। मैं एक डिकॉय की तरह इसको रोक कर रखता हूँ, तुम जल्दी जाओ और बैकअप लेके आना। लेकिन यूनो फिर से इसकी बात नहीं सुनता और कहता है, नहीं, हम लोग एक टीम बनकर आए थे और हम लोग जाएंगे भी एक टीम बनकर। लेकिन मैं बता दूं कि यूनो अभी इसको अकेला नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने धोखे से लक को पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। एंड आस्था और नोएल भी इधर ट्रेजर को ढूंढ रहे होते की तरफ भाग रहे होते हैं। यूनो, कभी तो मेरी बात माना करो यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जाओ यहाँ से मिमोसा को लेके और बैकअप लेके आओ। हम इस ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने दे सकते। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम लोग साथ में मिलकर इससे लड़ेंगे एंड इसको हराएंगे। एंड तभी मार्स इन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है। इधर हम देखते हैं लोटस ने लक को बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और लक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम लक का बचपन देखते हैं। लक भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था एंड सारे लोग उसको पागल बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता था, जिसपे उसकी मम्मी एक दिन उसको बहुत ज्यादा मारती है। आखिर क्यों एक पागल मेरे घर पे पैदा हुआ? तुम हमेशा हंसते क्यों रहते हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों थी? एंड इन सबको सुनकर लक अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है। एंड फिर एक दिन लक एक नोबल फैमिली के बच्चे को फाइट में हरा देता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लक, जो कि एक कॉमन फैमिली का है, उसने एक नोबल फैमिली के बच्चे को कैसे हरा दिया, क्योंकि लक ऐसा पहला कॉमनर था जिसने किसी नोबल फैमिली के बच्चे को हराया था। एंड जिंदगी में पहली बार उसकी मम्मी उसकी तारीफ करती हैं और उसे प्यार करती हैं। लक, तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम स्पेशल हो और शायद तुम ही मेरी किस्मत को दोबारा से बदलोगे। याद रखना लक, इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। वादा करो कि तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे और कभी नहीं हारोगे। वादा करो कि तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। वादा करो लक। एंड लक अपनी मम्मी से वादा कर देता है कि अब वो कभी भी नहीं हारेगा और बहुत लड़ाई कर कर बहुत स्ट्रांग बनेगा। एंड फिर एक दिन लक की मम्मी भी खत्म हो जाती हैं। एंड सारे आसपास के लोग कह रहे होते हैं, चलो अच्छा है, ये पागल औरत खत्म हो गई। उसके बच्चे को तो देखो, वो भी उसकी तरह पागल ही है। उसकी मम्मी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी वो हंस रहा है। सब लोग दूर रहना उससे, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि अंदर से लक कितना ज्यादा दुखी होता है। लेकिन कोई भी आगे बढ़कर लक की मदद करने नहीं आता। एंड लक उसी समय समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला है। एंड लक उसी दिन डिसाइड करता है कि अब से सिर्फ वो वही करेगा जो उसकी मम्मी ने उससे कहा था, लड़ाई। और वो तब तक लड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। एंड तब से आज तक
लक एक भी बैटल में नहीं हारा है एंड इसीलिए उसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि वही एक चीज थी जिसके लिए उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ की थी। लक लोटस के मैजिक की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। ठीक है बच्चे, टाइम आ गया है तुम्हारा मरने का। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरी मम्मी ने कहा था कभी हारना मत, लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये भी तो कहा था कि मुझे तब तक नहीं हारना है जब तक मैं मर ना जाऊं, और मैं अब इसके मैजिक से बाहर नहीं निकल सकता। शायद अब मुझे मर ही जाना चाहिए। एंड लक गिव अप कर देता है और तैयार हो जाता है मरने के लिए। ठीक है बच्चे, अब सो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है अपनी मैजिकल तलवार को लेके एंड लोटस के मैजिक को बीच से काट कर खत्म कर देता है एंड लक को बचा लेता है। हाँ, इस लड़के ने अपनी तलवार से मेरा मैजिक खत्म कर दिया। ये कैसा मैजिक है? आस्था लोटस से बोलता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेनपाई को छूने की। एंड इधर यूनो भी मार्स के सामने अपनी ग्रिम वॉर निकाल लेता है एंड आस्था और यूनो दोनों तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। लक को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर आस्था ने उसे क्यों बचाया एंड वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है बच्चे? तुम अभी भी हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा लेंगे? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। लक आस्था और नोएल से कहता है, तुम दोनों यही रुको, मैं इसको अकेला मारूंगा। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था मेरे को तब तक लड़ना है जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड लक लोटस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन लोटस उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस का अटैक लक को लगने ही वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से आस्था लक को बचा लेता है और आस्था लक से बोलता है, नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा लक सेनपाई। लक सोचता है कि आखिर ये क्यों मुझे बचाना चाहता है, मैं आखिर हूँ क्या इसका? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एंड तब आस्था लक से बोलता है, माफ करना लक सेनपाई, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। एंड उसी समय लक की आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाता है कि नहीं, अब वो अकेला नहीं है, उसके पास अब एक पूरी फैमिली है जो उससे प्यार करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड लक आस्था से कहता है, तुम शायद सही कह रहे हो आस्था, साथ में लड़ने में शायद ज्यादा मजा आएगा, चलो मिलकर हम लोग इसकी बैंड बजाते हैं। एंड आस्था, नोएल और लक तैयार हो जाते हैं लोटस को हराने के लिए। इधर हम देखते हैं यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूनो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे मार्स को हराए, और इधर लोटस ने अपने मैजिक से इन तीनों को घेर लिया होता है। जैसे ही आस्था उसके मैजिक को काटता है, दोबारा से लोटस का मैजिक आकर उन लोगों को घेर लेता है। लक सोचता है कि आखिर हम लोग कैसे हराए इसको, इसके स्मोक के अंदर हम लोग इसको देख नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हम लोगों को हमारी मैजिक पावर की वजह से सेंस कर पा रहा है और हम लोगों में सिर्फ मैं ही इसको सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी लक को याद आता है कि अरे हाँ, आस्था के पास तो मैजिकल पावर है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर सकता। एंड लक इन दोनों से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। नोएल आस्था को अपने मैजिक से हवा में भेजती है एंड लक अपने मैजिक से लोटस पर अटैक करता है और लोटस को आस्था की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। एंड आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर पाता एंड इसीलिए आस्था उसके पास पहुंच जाता है एंड अपनी तलवार से लोटस के ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपने स्मोक प्रिजन से निकलकर दूर जाकर गिर जाता है। एंड इधर हम देखते हैं यूनो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सामने से हटो मेरे, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते। एंड